रोम रोम भाइयों। ऐसा नहीं है कि अभी 2 और 2 4 हो गया है और सरकार सब अच्छा काम कर रही है। दूसरी बात, एक बात और समझिए। अच्छा, कौन लोग हैं ये, क्या चाह रहे हैं? देखिए, इस मामले में जो हिंदुस्तान के अंदर जो एक दबाव सरकार के ऊपर पड़ा, ये उसका असर है। जब सोनिया गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिख के कहा कि सरकार ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एब्डिकेट की। ये जो कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी प्रियंका राहुल के कहने से कुछ हो गया, पता नहीं, मतलब खबर पढ़ा नहीं इन्होंने या टाइमलाइन नहीं देखी। ईरान के सुप्रीम लीडर का अगर कत्ल होता है और अगर आप चुप रहते हैं, अगर आप शोक संवेदना भी नहीं व्यक्त करते हैं, और उसके बाद जब राहुल गांधी ने ये कहा कि हिंदुस्तान के अंदर एक क्राइसिस बहुत बड़ी हो जाएगी, तब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ईरान के प्रेसिडेंट को फोन किया। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? खामनेई को आपको लग रहा था मार दिया आपने, कोई रास्ता निकालिए, युद्ध खत्म होना चाहिए। लेकिन भारत के संदर्भ में सोचिए, न यहाँ कोई ऐसा संकट आया, न यहाँ ऐसी कोई मुश्किल आई, लेकिन देश भर में हमारे विपक्षी लोग चूल्हा जला जला के खड़े हो गए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। दोस्तों नमस्कार। आज की इस डिबेट में आप देखेंगे पत्रकार आशुतोष गुप्ता और हर्षवर्धन त्रिपाठी के बीच ईरान मुद्दे पर जबरदस्त बहस। दोस्तों, खामनेई की मौत से लेकर तेल टैंकर विवाद तक हर चीज को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। इसी बीच डिबेट में आशुतोष गुप्ता कहते हैं कि तेल टैंकर नहीं आने के पीछे मोदी सरकार की नाकामी थी, और जब टैंकर आ गया तो उसका श्रेय राहुल गांधी और सोनिया गांधी को दिया जाना चाहिए। इतना सुनते ही हर्षवर्धन त्रिपाठी ने आशुतोष गुप्ता की जमकर क्लास लगा दी। हर्षवर्धन त्रिपाठी आगे कहते हैं, लड़ाई हो जाए तो मोदी जिम्मेदार, लड़ाई रुक जाए तो राहुल गांधी की वजह से, तेल के टैंकर रुक जाए तो मोदी की नाकामी, और तेल के टैंकर आ जाए तो राहुल गांधी की वाहवाही। आखिर यह आशुतोष बोलना क्या चाह रहा है? तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप इस पूरी वीडियो को अच्छे से समझ सकें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये जोरदार बहस। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये तो इस खबर के बीच में एक खबर और भी आई है, वो यह है कि तेहरान ने यानी ईरान ने भारत से यह कहा है कि आप ब्रिक्स के प्रेसिडेंट हैं और ब्रिक्स का मेंबर है ईरान, लिहाजा आप जो हमारे ऊपर अमेरिका और इजराइल का जो अटैक हुआ है उसको कंडेम करिए। यह शर्त या ये बात उन्होंने कही है। क्या बात कर रहे हैं? उसी तरीके से कंडेम करिए जैसे कि ईरान ने जब खाड़ी के दूसरे देशों पर हमला किया था और भारत ने इजराइल समेत तमाम देशों के पर जो हमले हुए थे उसको कंडेम किया था। ऐसा नहीं है कि अभी 2 और 2 4 हो गया है और सरकार सब अच्छा काम कर रही है। दूसरी बात, एक बात और समझिए कि अगर भारत ने, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इजराइल के साथ मत जाइए, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट है उस नेशनल इंटरेस्ट को आपको संभाल के रखना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इजराइल के साथ भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप का मैं स्वागत करता हूं, जो लोग इसका स्वागत नहीं करते मुझे उनकी समझ पर संदेह रहता है। लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आपको इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है, क्योंकि ईरान से आपके बड़े पुराने रिश्ते हैं और ईरान आपका बड़ा रिलायबल दोस्त है। अगर आपने इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करके रखा होता तो ये 4 बार विदेश मंत्री को बात करने की जरूरत नहीं पड़ती और प्रेसिडेंट को भी बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, इस मामले में जो हिंदुस्तान के अंदर जो एक दबाव सरकार के ऊपर पड़ा, ये उसका असर है। जब सोनिया गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिख के कहा कि सरकार ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एब्डिकेट की, उसके बाद विदेश सचिव भागे भागे गए हैं और उन्होंने वहां पे अपना कॉन्डोलेंस किया है। चल झूठा। प्रश्न इस बात का नहीं था कि आप ईरान को कंडेम करिए, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर का अगर कत्ल होता है और अगर आप चुप रहते हैं, अगर आप शोक संवेदना भी नहीं व्यक्त करते हैं, और उसके बाद जब राहुल गांधी ने ये कहा कि हिंदुस्तान के अंदर एक क्राइसिस बहुत बड़ी हो जाएगी, तब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ईरान के प्रेसिडेंट को फोन किया। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो जो काम आपका शुरू से होना चाहिए था वो काम अभी भी अधूरा नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ 10% हुआ है। अभी आपके 24 शिप्स फंसे हुए वहां पे और वो लंबे समय से वहां फंसे हुए। ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी। जो पैनिक की बात की जा रही है, सरकार आपकी है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो पैनिक तो होगा ना। आपने 60 रुपए दाम बढ़ाए तो पैनिक होगा, आपने 115 रुपए दाम बढ़ाए तो पैनिक होगा। रेस्टोरेंट के सारे एसोसिएशन कह रहे हैं कि हमको सप्लाई नहीं मिल रही है, हमको बंद करना पड़ेगा। तो ये पैनिक कौन फैला रहा? कांग्रेस पार्टी फैला रही है। क्या कांग्रेस पार्टी इतनी ताकतवर हो गई है कि देश के अंदर पैनिक फैला सके? अगर इतनी ताकतवर हो गई तब तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना भारत सरकार की। अभी आपने आशुतोष खुद कहा कांग्रेस पार्टी के दबाव में आकर भारत की तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी और जयशंकर ईरानियन एम्बेसी गए, वहां जाके साइन करके आए। अभी आपने कहा तो कांग्रेस पार्टी ताकतवर हुई ना आशुतोष? आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। हाँ, मैंने ये भी कहा कि जो जनता का जो यहां जो दबाव पड़ा देश के अंदर,
पब्लिक का भी दबाव पड़ा, ऐसा नहीं कि पब्लिक का दबाव नहीं पड़ा। बहुत बहुत इंडिपेंडेंट लोग गए हैं ईरानियन एम्बेसी में, जाकर उन्होंने शोक संवेदना किए, सिविल सोसाइटी के काफी लोग वहां पे गए। ये दबाव सरकार महसूस करती है। आप दे रहा है दुरुस्त है कह सकते हैं क्या? बिल्कुल मैं कह सकता हूं, अभी भी पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अभी भी तेहरान ने ब्रिक्स के चेयरमैन होने के नाते आपके ऊपर वो फांस लगा रखी है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, हरजी हिंदुस्तान जीत गया क्या, निकल गया क्या इस युद्ध से, संकट टल गया क्या? देखिए, निकल गया, जीत गया, दुनिया को तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन पता नहीं आशुतोष जी इतने दुखी होकर क्यों कह रहे थे कि हाँ निकल गया। फिर वो 24-26 पता नहीं कहां से गिनती करके आए हैं, क्योंकि पिछले 3 दिनों से हमारा विदेश मंत्रालय बता रहा है स्पष्टता के साथ, हमारी सरकार बता रही कि हमारे कितने जहाज कहां पर हैं और हम उनको कैसे निकाल रहे हैं। लेकिन चलिए, सरकार की तो सुनना और सरकार के आधार पर बात करना छोड़ देते हैं। गजब बेइज्जती है। ये जो कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी, प्रियंका, राहुल के कहने से कुछ हो गया, पता नहीं, मतलब खबर पढ़ा नहीं इन्होंने या टाइमलाइन नहीं देखी। 28 को युद्ध शुरू हुआ, 28 को पहली बातचीत हमारे विदेश मंत्री की 10:03 पे उन्होंने पोस्ट किया है, ये इजराइल के विदेश मंत्री से। दूसरी बातचीत ईरान के विदेश मंत्री से। उसके बाद भी लगातार बात होती रही, कम से कम 3 से 4 बार बात हो चुकी है। कंडोलेंस बुक ईरान की एम्बेसी में जब रखी गई तो सबसे पहले हमारे जो विदेश सचिव थे वहां जाकर कंडोलेंस लिखते हैं। अब डिप्लोमेसी समझना हो तो दुनिया समझनी पड़ती है। दुनिया में अकेला भारत ऐसा देश है, कतर से गैस ले रहा है, अभी भी लेके चला आ रहा है, ईरान के रास्ते लेके चला आ रहा है, जो ईरान कतर में अमेरिका के बेस पर हमला करता है। सऊदी अरब और यूएई से डील कर रहा है, जहां सऊदी अरब और यूएई के बेसेज पर ईरान हमला कर रहा है। इजराइल से बात कर रहा है और इजराइल से हर तरह की उसकी स्थितियां अच्छी हैं। वो तो वहां नेसेट में भी गए, वहां सम्मान लिया, तो यहां कुछ लोगों ने कहा कि वो तो बनावटी सम्मान है। कहां तक चले गए ये लोग भाई? कौन है ये लोग? कौन लोग हैं ये? क्या चाह रहे हैं ये? और कह रहे हैं सिविल सोसाइटी वाले कुछ गए थे। तो खामनेई तो बड़ा सिविल सोसाइटी वाला आदमी था। ईरान में कुछ सिविल सोसाइटी वालों के नाम बताए ना, बड़ा अच्छा लगेगा। हमें तो महसा अमीनी लड़की याद आती है, पता नहीं कहां चले गए थे सिविल सोसाइटी वाले, मर गए थे कहां। ये शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, लेकिन खामनेई के लिए सिविल सोसाइटी वाले शोक व्यक्त कर रहे हैं, ये थोड़ा सा विचित्र है, क्योंकि ईरान में सिविल सोसाइटी जैसी चीज है ही नहीं। लेकिन फिर भी, और भारत ने ईरान और ईरान के शासक खामनेई दोनों का अंतर उनको पता है, पहले से भी पता था, आज पहली बार नहीं। और अगर हम ईरान को देश के तौर पर सिविलाइजेशनल कहेंगे तो पर्शियन वाली सिविलाइजेशनल है, ये वाली सिविलाइजेशन नहीं 1979 के बाद। तो हम चाबहार में इन्वेस्टमेंट क्यों करते? हमारा तो इन्वेस्टमेंट फंसा हुआ है, तो हम तो चाहेंगे युद्ध खत्म हो। भारत ने वो जीत हासिल की है जिसको दुनिया में कल्पना नहीं की जा सकती थी। आप किसी को मार के कैसे खुश हो सकते हैं? खामनेई को आपको लग रहा था मार दिया आपने, कोई रास्ता निकालिए, युद्ध खत्म होना चाहिए। लेकिन भारत के संदर्भ में सोचिए, न यहां कोई ऐसा संकट आया, न यहां ऐसी कोई मुश्किल आई, लेकिन देश भर में हमारे विपक्षी लोग चूल्हा जला जला के खड़े हो गए। एक चीज बताइए, जरा सबको स्क्रीन पर लाइए। हर जी ये बताइए कि ये युद्ध शुरू होने से पहले और 2014 से पहले क्या भारत की नीति ईरान और इजराइल के बीच, ईरान और यूएस के बीच ऐसी ही थी या बदली है 2014 के बाद? राहुल कहते हैं ना कि साइकोलॉजिकली हमने हरा दिया है, तो दरअसल मोदी के साइकोलॉजिकल ट्रैप में सिर्फ राहुल गांधी नहीं फंसे हुए हैं, इस देश के बड़े बुद्धिजीवी भी फंसे हुए हैं। उनका भी संकट हुई, उनको अभी भी नहीं यकीन होता कि कैसे मोदी इतनी बड़ी डिप्लोमेसी कर सकते हैं, इतना कमाल का काम कर सकते हैं। अब जरा आप सोचिए, हम इसके पहले क्या करते थे? हम कहते थे कि दोनों के साथ हमारी दोस्ती, तो आज दुश्मनी है क्या हमारी? क्या नरेंद्र मोदी ने ईरान के साथ या फिलिस्तीन के साथ या इजराइल के साथ किसी के साथ दुश्मनी की? नहीं की है। क्लैरिटी आई है, हम ढिलमुल नहीं है, डरते डरते वाला नहीं है कि पीएम को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। मनमोहन सिंह को अब शर्म लगा भी है उसमें, शर्मल शेख में, तो खैर बहुत कुछ नहीं कहना है, लेकिन पॉलिसी होती है, स्ट्रॉन्ग नेशन की पॉलिसी 14 के बाद दिख रही। हम जिन जगहों पर खड़े हुए, ये हमारी पहले की स्थिति नहीं थी। 2014 से पहले सरकार मुस्लिम देशों या ईरान की तरफ इसलिए झुकती थी क्योंकि देश में मुसलमान जो एक वोट बैंक है उसको खुश करना रहता था, उनके वोट लेने होते थे। अरे आप हमसे क्या कहलवा रहे हैं? हमसे विद्वान 4 लोग बैठे हैं, ये भी जानते हैं, ये भी यही कहेंगे, सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए, वरना क्या था? अच्छा सोचिए जरा, मैं एक लाइन बताता हूं, इसको थोड़ा संदर्भ के साथ सुन लीजिए। यासिर अल अराफात को दुनिया आतंकवादी कहती थी, इंदिरा जी ने कहा हमारा मित्र है। भारत के किसी विपक्ष ने नहीं कहा कि हमारा मित्र नहीं, सबने मित्र मान लिया। आज ऐसा क्यों नहीं होता है? ये सोचिएगा जरा। ये दुनिया को, मतलब भारत के भीतर जो लोग विद्वान लोग हैं उनको तो सोचना ही चाहिए। देश की नीति के खिलाफ कभी विपक्ष नहीं जाता रहा। पहली बार है कि विपक्ष हरकत कर रहा है, मुस्लिम वोट के लिए लेख लिख रहा है, गाजा उसको रोज याद आता है, रोज अरे भाई आप देखिए गल्फ कंट्रीज कहां खड़ी है,
आप उन देशों को जरा देखिए, वो तो कोई हिंदू मुसलमान, यहूदी मुसलमान वो वाला झगड़ा नहीं है, वो तो सब गल्फ वाले ही हैं, वो सब मुसलमान हैं। और भारत के सऊदी अरब, यूएई से अच्छे रिश्ते हो तो आप नहीं कहेंगे कि मोदी मुस्लिम कंट्री से अच्छे रिश्ते रख रहे हैं। नरेंद्र मोदी देश के हित के लिहाज से पॉलिसी, स्ट्रांग पॉलिसी, स्पष्ट पॉलिसी, क्रिस्टल क्लियर है। ओके विजय त्रिवेदी, अब विजय जी मैं चाहता हूं यहां से शुरू करें कि क्या मुस्लिम देशों के प्रति देश की सरकार की नीति डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को देखते हुए बदलती है क्या, उसके हिसाब से तय हो रही है क्या? समझ गए ना आप क्या कहना चाह रहा? नहीं तो ये तो आप तब कहते जब 28-25 हाईएस्ट अवार्ड मुस्लिम कंट्रीज के मिल गए, उसके बाद आप इस पर बात कर रहे हैं। जितने किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिले। ये करो कि विदेश नीति पर हम जब चर्चा कर रहे हैं तो ये एक्सट्रीम में बात क्यों कर रहे हैं? विदेश नीति का मतलब ही एक्सट्रीम पर बात करना नहीं होता। बिल्कुल। यहां से इधर क्यों नहीं गए और उधर क्यों नहीं गए? विदेश नीति का मतलब ही बैलेंसिंग है। चेंज का मतलब होता है कि जब जरूरत जैसी हो जहां पर करते रहे। तो इसमें यह कहना नहीं आपने तो बिल्कुल ऐसा बंदूक चला दिया था, उस दिन चलाया, आज क्या जरूरत है, कल क्या जरूरत है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकारी फैसला अपना हित ना। चर्चा हुई कि ईरान के खिलाफ हमने बहुत सारी बातें कर दी, देर कर दी, मान लिया। अरे वो तो नाराज नहीं हुए, आप नाराज बैठे हो। कौन? ईरान, उन्होंने तो खोल दिया ना आपके लिए रास्ता। हाँ, तो हम कहाँ नाराज बैठे? तो नाराज हो रहे हैं ना कि नहीं, क्यों आपने क्या नहीं, ऐसा क्यों हो गया, शोक संवेदना व्यक्त नहीं की, ये ठीक हुआ? दोस्तों हमें उम्मीद है आज की यह डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपको ऐसी तेज और दिलचस्प डिबेट वाली वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।